Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। देखिए, हम लोग आईएमएस की एक नई एडवाइजरी आई है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, 19 जून 2025 हैंडलिंग ऑफ इनएडवेंटली रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स ऑन आईएमएस, और ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन मैं उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कितने लोगों ने आईएमएस यूज करना शुरू कर दिया। मैंडेटरी हो गया कि नहीं आईएमएस? आईएमएस अभी भी ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? अभी भी ऑप्शनल है। ओके, तो मैंडेटरी कब से हो रहा, कोई आइडिया है किसी को? अभी ऐसा कोई आइडिया तो नहीं है। जब टूबी बंद करेंगे तभी ये मैंडेटरी हो पाए। एक्ट में लिखना पड़ेगा ना, टूबी की जगह आईएमएस। ओके, तो आईएमएस में 3 एक्शन लेने हैं। एक तो है एक्सेप्ट, दूसरा है पेंडिंग और तीसरा है रिजेक्ट। अब अगर किसी ने गलती से रिजेक्ट कर दिया तो ये सप्लायर के पास रिजेक्शन चला जाता है। सप्लायर फिर इसका कुछ नहीं कर सकता, ये खत्म। आप देखिए, जो आईएमएस का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चल रहा है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना? हाँ, आईएमएस का कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है। सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 में क्या अपलोड करता है? इनवॉइस। मैं ई इनवॉइस लिख रहा हूं, ई इनवॉइस और ई क्रेडिट नोट और ई डेबिट नोट, और किस लिए? सिर्फ B2B के लिए। ये आईएमएस में शो होता है और आईएमएस से 2B में शो हो जाता है। अगर आपने आईएमएस में कोई एक्शन नहीं लिया तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड एंड एवरीथिंग फ्लो टू 2B। करेक्ट है ना? प्रॉब्लम कहां आई थी? ये क्रेडिट नोट से रिलेटेड हमने आपको यही एडवाइस किया था कि अभी आप कुछ मत कीजिए, लेकिन क्रेडिट नोट अगर आ जाए देन यू शुड एक्सेप्ट इट, डोंट रिजेक्ट इट, यू शुड एक्सेप्ट इट। अदरवाइज ये इसका आईटीसी ये कम करे या ना करे, ये सप्लायर को नोटिस आ जाता था और कहता था आप हमें प्रूफ दीजिए कि रिसिपिएंट ने अपना आईटीसी कम किया है, तभी हम आपको अपना आउटपुट टैक्स कम करने देंगे। याद है आपको? हेलो, दिस इज ओनली इन केस ऑफ ई क्रेडिट नोट। सेक्शन 15 में ये बात लिखी हुई है, मैं अभी आपको पढ़ा भी देता हूं। क्रेडिट नोट में इसका आउटपुट टैक्स तभी कम होता था जब आप सप्लायर प्रूव कर दे कि रिसिपिएंट ने आईटीसी अपना रिड्यूस कर दिया है। मैं दिखाता हूं। 15 सबसेक्शन 3 एक्सक्लूजन इन ट्रांजेक्शन वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन before or at the time of the supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply। यानी कि इनवॉइस में ही लिखा होना चाहिए डिस्काउंट। अगर नहीं है, आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड, जैसे टारगेट और वॉल्यूम डिस्काउंट, इफ such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoices यानी credit note। एंड अब देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आईटीसी एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply। यानी कि सप्लायर हैज टू प्रूव कि उस क्रेडिट नोट के बेसिस पे आईटीसी हैज बीन रिवर्स, देन ओनली देयर विल बी एक्सक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, अदरवाइज नो। Who will prove that recipient has reversed the ITC in respect of credit note issue? Burden of proof on the department, section 155। But still, आपको देखिएगा, मुझे लग रहा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का भी एक केस था। इफेक्टिव अक्टूबर, फिर इन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि हाँ लिख के दे देगा, सर्टिफिकेट लिख के दे देगा तो हम मान लेंगे। इफेक्टिव अक्टूबर 2024, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम हैज द बटन ऑफ एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग wherein recipient can accept and supplier will get that information कि हाँ ITC has been reversed। तो अब कहानी है, अब इसी से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है। देखिए, आईएमएस में बाकी इनवॉइसेस का तो ऑटो एक्सेप्टेंस है, लेकिन क्रेडिट नोट में यू हैव टू प्रूव। अब कहानी आई है फिर से आईएमएस में। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सप्लायर रिसिपिएंट एक, अरे ये क्या हुआ? सप्लायर recipient, a credit note has been issued, he will in IMS accept। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. पेंडिंग एंड रिजेक्ट, और ये गलती से रिजेक्ट कर देता है, गलती से रिजेक्ट कर देता है, इट रिजेक्टेड। अब बताइए,
अब क्या होगा? सप्लायर का कुछ नजर आएगा? सप्लायर को कुछ नहीं, रिजेक्टेड। अब ये कुछ ही नहीं कर पा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, और ये गलती से रिजेक्ट किया, इसको एक्सेप्ट करना था। तो अब सप्लायर को कहा गया ऐसा कीजिए, आप दोबारा अपलोड मारिए, दोबारा अपलोड मारिए। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी कि दोबारा अपलोड कैसे करेंगे, वो डेट वाइज उसका टाइमलाइन भी देखेंगे। सिमिलरली इनवॉइस के केस में भी इसको एक्सेप्ट करना था, गलती से रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही रिजेक्ट कर दिया, टू बी में नहीं फ्लो हुआ, टू बी में नहीं फ्लो हुआ तो क्रेडिट कम मिलेगा। तो इन दो चीजों का, क्रेडिट नोट और इनवॉइस का, एक एडवाइजरी आया है कि अगर गलती से रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा। आइए पढ़ते हैं। हाउ कैन ए रिसिपिएंट अवेल आईटीसी ऑफ रॉन्गली रिजेक्टेड, देख रहे हैं, रॉन्गली रिजेक्टेड इनवॉइसेस ऑब्लिक डेबिट नोट्स, e-commerce documents in IMS as corresponding 3B of the same tax period was also filed by the recipient. Recipient 3B फाइल कर दिया और ये रिजेक्ट हो गया। ये आ गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 3 देखिए, रुकिए, क्वेश्चन 3, एज ए रिसिपिएंट टैक्स पेयर हाउ टू रिवर्स आईटीसी ऑफ रॉन्गली रिजेक्टेड क्रेडिट नोट इन IMS एज corresponding 3B हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड। तो एक एक करके हम लोग करते हैं, देखिए समझते हैं क्या करते हैं। एक बात बताइए, हुआ क्या होगा, टाइमलाइन जरा समझते हैं जी। अप्रैल का GSTR 1 कब तक फाइल होना चाहिए? 11th में। 2B कब बन के आ जाएगा? 14th में। 3B कब फाइल हो जाएगा? 20 में। करेक्ट है ये सारे डेट्स? सही है। यस यस सर। 11th में इज GSTR 1, 14th में इज 2B, 20th में इज 3B। अब IMS कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड है। हेलो, IMS 1 अप्रैल से, अप्रैल का IMS खुल गया या नहीं खुल गया? खुल गया सर। IMS कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड है। आप GSTR 2B बने ना बने, ये तो एक्टिवेट हो गया। ई इनवॉइस तुरंत, सप्लायर का, इनफैक्ट सप्लायर ने जैसे ही एक ई इनवॉइस जनरेट किया, उसका GSTR 1 में कंटिन्यूअसली वो ई इनवॉइस आता जा रहा है। करेक्ट है? रिसिपिएंट को IMS में तुरंत नजर आता है या फिर वो उसको भी 2B में नजर आएगा? 14 मई को IMS में तुरंत नजर आता है। रिसिपिएंट को IMS में एक बार देखें क्या, कोई लॉग इन करके? IMS में नजर आता है सर, जैसे 2A में आएगा वैसे तरह वहां भी आएगा, तुरंत नजर आ जाता है। देखिए, जून का रिटर्न और 135 इनवॉइसेस, यानी कि लगातार नजर आ रहा है GSTR 1 में। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी नजर आ रहा है। ये अमेंड रिकॉर्ड, ये देखिए, ये लगातार नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसको नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो मैं आउटवर्ड सप्लाई डाल रहा हूं वो है, ये लगातार नजर आ रहा है ना। B2B इनवॉइसेस 98, क्रेडिट नोट 35। यस, ठीक है। अब आगे फिर से आते हैं। सर वो क्या बोल रहा था, अवेल आईटीसी ऑफ रॉन्गली रिजेक्टेड इनवॉइसेस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहना चाहता है? वही बता रहा हूं अभी। अप्रैल में, अप्रैल का रिटर्न भर रहे हैं, 11 मई को 1 आ जाएगा। सॉरी, हाँ, 11 मई को 1 आपको फाइल करना है। 14 मई को 2B नजर आने लगेगा। 20 मई को आपको 3B फाइल करना है। ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट का रिकॉर्ड, ये भी रिसिपिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट है? और सप्लायर रिसिपिएंट दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अब कहानी ये हुई कि जैसे जैसे सप्लायर आपका ई इनवॉइस जनरेट करता जाएगा, आपको 2B में 14 मई को नजर आएगा, लेकिन आप IMS में आप लगातार कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं कि सप्लायर ने आपके कौन कौन से रिकॉर्ड को अपलोड किया है। करेक्ट है? अब IMS में 3 कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग का। आपको क्रेडिट नोट ये इश्यू करता है और आप गलती से उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आपने गलती से रिजेक्ट कर दिया, सप्लायर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो अब ये जो एडवाइजरी है वो इसका सॉल्यूशन दे रही है। देखिए क्या कहता है। In such cases, recipient can request to the corresponding supplier to report the same record without any change. अब देखिए रिक्वेस्ट कैसे करेगा? How will request? फोन करके ही बोलेगा और पोर्टल के थ्रू तो कोई तरीका ही नजर नहीं आ रहा है। तो अगर रिसिपिएंट ने गलती से रिजेक्ट कर दिया, he will call the supplier without any change in the same return periods 1A और रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट टेबल ऑफ सब्सिक्वेंट GSTR 1 और IFF। अब देखिए क्या कह रहा है ये। नहीं सर, सेम रिटर्न पीरियड GSTR 1 है, 1 है तो तब फाइल होगा बिफोर 3B रिटर्न फाइल। हाँ, वही बता रहा हूं। अप्रैल में, 11 में, 14 में, 20 में। अब इसने रिजेक्ट कब किया, देख समझिए इसको। मान लीजिए इसने यहां रिजेक्ट किया, जैसे ही यहां रिजेक्ट किया, इसका तो 1 गया नहीं होगा,
हेलो, अगर अप्रैल में यहां रिजेक्ट किया है तो सप्लायर का 1 गया नहीं होगा। 11 मई से पहले पहले उसको दोबारा अपलोड मार सकता है ये। हेलो, कर सकता है सर। रिटर्न सर, रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तब तो कर सकता है, कोई संदा वांदा नहीं है। ये जो बात हो रही है 11/5 के बाद हो रही है, चलिए 14/5 के बाद हो रही है। ठीक है। 11 के बाद दीदी के ना सर बजे तो अभी उसका 11/5 के बाद तो कुछ अपलोड कर नहीं कर सकता, इसलिए उसको यहां रिजेक्ट करता है, यहां रिजेक्ट हाँ। करता है, उसके पास आईएफएफ की फैसिलिटी है। 11 मई से लेकर 20 मई के बीच में आईएफएफ की फैसिलिटी है या नहीं है? है ना। है है वहां अपलोड मारेगा। देखिए, इन सच केसेस रिसिपिएंट कैन रिक्वेस्ट टू द करस्पॉन्डिंग सप्लायर टू रिपोर्ट द सेम रिकॉर्ड विदाउट एनी चेंज इन द सेम रिटर्न पीरियड्स जीएसटीआर 1A। मतलब वो क्या करेगा, 1A से अमेंड करेगा ताकि 3B अच्छा, आईएफएफ बोल रहा हूं, 1A की 1A बोलना है ना इसको मुझे। 1A बोलते सर, IFA नहीं सर। 1A बोलते हैं, सॉरी। हाँ, 11 मई से लेकर 20 मई के बीच में 1A की फैसिलिटी है, एग्जैक्टली। इसमें ये डाल सकता हाँ बिल्कुल। है ना। अब आप हाँ। देखिए, 11 मई को रिटर्न फाइल कर दिया, अगर वो 1A इस पीरियड के बीच में डाल देता है तो क्या इसको 14 मई को उसको नजर आएगा 2B में, कि वो भी फिर 1A में गया तो नेक्स्ट पीरियड में उसको 2B में नजर आएगा? क्या कहते हैं? नेक्स्ट मंथ में आएगा सर। आता है नेक्स्ट सर। मतलब 1A में अगर कोई भी रिपोर्ट करूं, भले सर, 11 मई और 14 मई के बीच में करूं, तो भी नेक्स्ट पीरियड में जाएगा। नहीं नहीं, तो सर हो सकता है कि 1A आपने ये हमने 14 तारीख डिस्कस भी किया था, मुझे तो याद नहीं है। 14 तारीख के पहले किया है तो चांस है कि आपका 14/5 को 2B में आ जाएगा। ना, मुझे नहीं लग रहा ना। तो 1A के सारे अमेंडमेंट दूसरे मंथ में ये रिफ्लेक्ट होते हैं सर। यस यस सर, वन ए के सारे अमेंडमेंट नेक्स्ट मंथ में जाते हैं। इट इज बिफोर टाइम देन, बिफोर हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो वन ए लाया ही इसके लिए है, आप जो भी अमेंडमेंट करो आपके एंड से करेक्शन हो जाएगा। आईटीसी का जो भी है वो नेक्स्ट मंथ में ही मिलेगा, उस मंथ में नहीं मिलेगा। लेकिन सप्लायर का सेम मंथ लेकिन में टैक्स जुड़ जाएगा। हाँ, सप्लायर की आईटीसी टैक्स बनने भर से देगा। टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। एक एक करके प्लीज, मैं जो पूछूंगा सर, उतना बताइएगा। सर हाँ मैं जी, बोलिए। सप्लायर के एंड से जो भी टैक्स एडिशन हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, जो भी है वो सप्लायर के एंड से उसी मंथ में पे कर देगा। अब रही बात आईटीसी की, तो जो करस्पॉन्डिंग जीएसटीएन है वो नेक्स्ट मंथ में ही उसको क्लेम कर पाएगा, मैंने इसमें ये मंथ में लॉक हो जाएगा। अरे अमित जी 1 मिनट, तो सप्लायर का प्रॉब्लम हो गया ना, क्रेडिट और उसको रॉन्गली रिजेक्ट कर दिया है, तो सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई उसको नहीं, एक मिनट जिनेश जी, अभी रॉन्गली रिजेक्शन की अभी बात अभी करेंगे हम लोग। अभी क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई इनवॉइस, अब सप्लायर के एंगल से सोचते हैं, सप्लायर के एंगल से कोई इनवॉइस यहां पर छूट गया, वो 3B में पेमेंट करना चाह रहा था, वो 1A में ऐड करेगा 11 मई के बाद। हाँ ठीक है। सप्लायर को वो 20 मई में पेमेंट कर देगा, करेक्ट। इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन रिसिपिएंट को इस 1A में जो इनवॉइस इंसर्ट किया गया है उसको वो नेक्स्ट मंथ के 2B में नजर आएगा। हाँ ठीक बात है ना। हाँ, वो तो ये डिस्कस हुआ ठीक है, कि भी चलिए। सारे अब रिजेक्शन पे आते हैं। अब अगर यहां रिजेक्ट करता है वो कौन सा इनवॉइस, एक इनवॉइस 1 है जो वो 11। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. मई के बाद रिजेक्ट करता है तो अब सप्लायर को वो फोन करके बोलता है, भाई साहब ये गलती से रिजेक्ट हो गया, दोबारा अपलोड करो। तो टू रिपोर्ट द सेम रिकॉर्ड इन द सेम रिटर्न पीरियड्स इन 1A, 1A की भी पीरियड चली गई तो ये कहता है रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट टेबल ऑफ सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1 और F, तो जून महीने में अमेंडमेंट टेबल में फिर से डाल दे सेम रिकॉर्ड विदाउट एनी चेंज। इसका मतलब ये हो गया, अब देखिए, here the recipient will get ITC of complete amended value as original record was rejected by the recipient. एक मिनट, thus recipient can avail the ITC basis on amended record by accepting such record on IMS and recomputing 2B on IMS. इसमें पीरियड नहीं लिखा हुआ, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये पीरियड जून में ही जाएगा। Here the recipient will get ITC of complete amended value as original record was rejected by the recipient. अब सर हाँ। सर
जब अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, एज इट इज वैल्यू तो वो लेता नहीं है। यस, मैं इसी में, अमित जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं। अब मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूं उन्होंने सॉफ्टवेयर में क्या चेंज किया होगा। देखिए इन्होंने क्या किया होगा सॉफ्टवेयर में, जैसे ही आईएमएस में रिजेक्ट आ गया होगा, क्योंकि अमेंडेड वैल्यू में विदाउट एनी चेंज वो दोबारा फिगर लेगा ही नहीं, अमेंडमेंट कुछ हुआ ही नहीं है इसका मतलब। लेकिन जैसे ही आईएमएस में रिजेक्ट करते होंगे तब मुझे लगता है बैकएंड में सॉफ्टवेयर में कुछ ठीक किया होगा या कुछ चेंज किया होगा, ताकि वो दोबारा वो सेम रिकॉर्ड वो अपडेट कर सके। उसी के बाद ही एडवाइजरी निकाली है इन्होंने। अब इस चेंज के कारण सॉफ्टवेयर में कुछ नए तरीके के प्रॉब्लम जरूर से क्रिएट जरूर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। या फिर सॉफ्टवेयर अच्छा बना हुआ तो शायद ना भी हो, क्योंकि ये एक ही रिकॉर्ड को अमेंडमेंट में वो दोबारा, मान लीजिए अगर आईएमएस में रिजेक्ट नहीं, आप दोबारा अपडेट करना चाहें उस सॉफ्टवेयर में तो शायद ना करे, लेकिन कर लेता है तो प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात और समझिए, मैं यहां पर इसको सप्लायर और रिसिपिएंट इसने रिजेक्ट सर कर लास्ट दिया। डेट वही एक मिनट रिसिपिएंट ने रिजेक्ट कर नंबर दिया। नहीं। अमित जी एक मिनट रुक तो जाइए। सब रिसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया, सप्लायर ने एक बार रिकॉर्ड डाल दिया था, इनवॉइस 1 का एक बार रिकॉर्ड डाल दिया था, अब वो दोबारा से अमेंडमेंट में डाल रहा है, तो क्या इसका डबल लाइबिलिटी हो जाएगी? क्योंकि इस रिकॉर्ड के बेसिस पे वो तो 3B फाइल कर चुका होगा। इस रिकॉर्ड के बेसिस पे वो 3B फाइल करके इससे में जब 100 रुपए जो टैक्स बनते हैं बन गए, ये फिर अमेंडमेंट में यही रिकॉर्ड सेम रिकॉर्ड वो डालता है, क्या इसकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी? सर वो तो रिजेक्ट के बाद ही, अगर 20 का क्रेडिट नोट है, 100 का इनवाइस है, तो 80 के बजाय वो ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा रिजेक्ट होने के नहीं बाद। हो रहा। देखिए, how a recipient will be able to take ITC for the again for document by the supplier as stated above only in 2B of the concerned tax period, यानी कि जिस मंथ में आएगा। अब यहां देखिए, if original record is rejected by the recipient and supplier furnishes the same record in 1A of the same tax period or in the amendment of subject till the specified time, then what impact it will have on supplier's liability? In case supplier had furnished an original record in 1, but the same record was rejected wrongly by the recipient in IMS, in such cases, supplier on noticing the same in the supplier's view of IMS dashboard or on request of the recipient, अच्छा इसको डैशबोर्ड में नजर भी आएगा, may furnish the same record again without any change in 1A of the same tax period on this in any subsequent till the specified, then the liability of supplier will not increase as amendment table take delta value only। अब ये डेल्टा वैल्यू क्या होता है? change थ्योरेटिकल वैल्यू होती होगी। चेंज वैल्यू जो चेंज होता है ना उसको वैल्यू बोलते हैं डेल्टा। अच्छा, चेंज वैल्यू तो मतलब अगर 100 का टैक्स था फिर से 100 डाला तो चेंज वैल्यू कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए वो डेल्टा वैल्यू। थस इन प्रेजेंट केस ऑफ सेम वैल्यू डिफरेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज विल बी 0। ओके, अमित जी क्या कह रहे थे बताइए। नहीं सर, ये सब करने का टाइमलाइन तो वही रहेगा ना, अगले साल की 30 नवंबर। 30 नवंबर, करेक्ट। 30 नवंबर, भले अप्रैल 25 का है, लेकिन वो अगले साल के नवंबर तक उसका जो भी रहेगा मैं कर सकता हूँ, उसके बाद तो वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो भी नहीं मिलेगा, करेक्ट। सर नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन इधर है। हाँ सर जब GSTR 1 में मैं डाल दिया हाँ इनवॉइस, हाँ और सप्लायर ने रिजेक्ट कर दिया, हाँ, वो GSTR 1 से हट जाना चाहिए, नहीं तो वो तो लेगा ही नहीं डुप्लीकेट। नहीं, मुझे लग रहा है कोई कंडीशनल सॉफ्टवेयर में कोई कंडीशन जरूर डाला होगा, रिजेक्ट कर दिया तो ले ले, ऐसा एक्सेप्शन बनाया होगा। रिजेक्ट कर दिया तो हट जाना चाहिए, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं लेगा। आप 1A में डालिए या 1 में डालिए, नहीं लेगा, क्योंकि पहले से मौजूद है वो नंबर। देखिए मैं क्या समझता हूं, सप्लायर रिसिपिएंट ने रिजेक्ट किया तो इसकी लाइबिलिटी कम नहीं होगी, क्योंकि ये डिस्क्लोज कर रहा है कि मेरी लाइबिलिटी 100 है अब भी। और मान लीजिए एक ही इनवॉइस इशू किया इसने, एक ही इनवॉइस इशू किया और रिसिपिएंट ने उठा के रिजेक्ट कर दिया किसी भी ग्राउंड पे, लेकिन ये तो 100 रुपया पेमेंट करेगा ही करेगा ना। सप्लायर अपना डेटा कंट्रोल इसको थोड़ी दे रहा है कि ये रिजेक्ट किया इसकी लाइबिलिटी कम हो गई, ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर क्यों लाए क्रेडिट नोट में? क्रेडिट नोट की तो कहानी अलग है ना। क्रेडिट नोट देख लेते हैं, सप्लायर रिसिपिएंट, इसने क्रेडिट नोट इशू किया, इसकी 100 रुपया कम होनी चाहिए थी, करेक्ट। अब रिसिपिएंट ने उठा के रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे रिजेक्ट किया तो सप्लायर की ये जो 100 की जो लाइबिलिटी है वो ये
वो कह रहे हैं कि आप कम हो जाएगा, सप्लायर ये 100 रुपया कम नहीं कर पाएगा। ये क्रेडिट नोट के साथ तो शायद ऐसा हो सकता है, हाँ वो नहीं कर invoice- सकेगा, लेकिन सर उसमें क्या है, इसके पास तो 1A है तो 1A से तो उसको 3B में कर देगा। इसको Credit यूज करने से ही पता क्रेडिट चलेगा नोट सर। सर, क्रेडिट नोट 1A से भी कर सकता है। 1 का जो भी डेटा है 1A से कर सकता है, भले उसने IMS से क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद 1A वो टाइम पीरियड पे खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ ITC का जो मामला है वो नेक्स्ट पीरियड में आता है ना, सब्सिक्वेंट पीरियड में, करेक्ट। तो वही जरा प्रॉब्लम अच्छा, करना। जिन्हें जी क्रेडिट नोट पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। हाँ पढ़िए। As a recipient taxpayer, how to reverse ITC of wrongly rejected credit note in IMS as the corresponding 3B has already been filed. सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ सेकंड पॉइंट में अभी क्लैरिटी नहीं मिला। सेकंड जो अच्छा। क्वेश्चन था, हाँ, हाँ, इफ अरे इसको यूज करने से ही पता चलेगा, नहीं तो नहीं हो। जिन्हें जी क्या क्वेश्चन है पूछिए। तो ITC कब ले सकते हैं सर? जब 2B में आएगा, 2B में अब नेक्स्ट पीरियड में आएगा तो तो वो लायबिलिटी जो पहले भी ले लिया, फिर दोबारा भी ले लिया, दोबारा नहीं हुआ ना। हाँ, देखिए मैं आपको दोबारा से एक बार पूरा फिर भी तो बताता हूँ। फाइल कर दिया सर उसने IMS देखिए में मैं से। दोबारा बताता हूँ। सप्लायर, रिसिपिएंट, इनवॉइस का बता रहा हूँ, इनवॉइस का। इनवॉइस 100 रुपए की लाइबिलिटी इसने उठा के रिजेक्ट किया। जैसे रिजेक्ट किया तो इसने 3B भर दिया है कितने रुपए से? 100 रुपए से। ठीक ठीक। इसने ITC कितना लिया? 0। हाँ करेक्ट। हाँ अब आपने रिसिपिएंट ने रिक्वेस्ट किया सप्लायर को हाँ कि मैंने गलती से रिजेक्ट कर दिया है, हाँ, मेरे 2B में नजर नहीं आ रहा है, आप दोबारा अपलोड मारो। बराबर, तो ये या तो 1A में या अमेंडमेंट में ये दोबारा अपलोड मारता है। करेक्ट सर। ये 100 वही इनवॉइस को फिर से दोबारा अपलोड मारता है, 100 रुपए का 100 रुपया। दोनों 1A या हो या फिर 1 अमेंडमेंट हो, ये दोनों अमेंडमेंट हो, दोनों में से कहीं भी। नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ में 2B में ही आएगा। हाँ करेक्ट, दोनों में से कहीं भी। जैसे ये दोबारा करता है तो इसकी लाइबिलिटी 3B में कोई चेंज नहीं होती है, 3B में वो तो बढ़ता है, बराबर। 0 ही रहेगा। लेकिन इसको नेक्स्ट मंथ के रिसिपिएंट को नेक्स्ट मंथ में इसको हाँ ITC में 100 रुपया मिल जाएगा। करेक्ट, सिंपल है। सिंपल सर। सर इधर तब सर मेरा ये इधर तब मिल जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, सप्लायर का बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ रहा है, वही तो सप्लायर लिखा हुआ है। कैसे नहीं बढ़ेगा सर? अरे कैसे रवि नहीं नारायण जी बढ़ेगा? रुक जाइए। सर जब मैंने 10 अरे डॉक्यूमेंट डाल रवि दिया, नारायण जी रुक तो जाइए आप। पहले बोलने दो रवि नारायण जी। आप जब यहां ये लिख रहा है देन द लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर विल नॉट इंक्रीज एज अमेंडमेंट टेबल टेक डेटा वैल्यू ओनली। जब आप ये दोबारा अपलोड करेंगे सेम इनवॉइस, तो वो क्या करेगा, वो इनवॉइस नंबर 1 इनवॉइस नंबर 1 दोनों का कंपैरिजन करेगा। दोनों में अगर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है तो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो ये ठीक है। सॉफ्टवेयर पे इतना ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना कि उन्होंने ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाया होगा। सर और एक क्वेश्चन है, जब प्रेजेंट है वो इनवॉइस, वो अमाउंट सारे के सारे हम डालेंगे तो ये बोल देगा कि आपका प्रेजेंट है। अगेन लेकिन रवि नारायण जी वी हैव टू ट्रस्ट द सॉफ्टवेयर कि उसमें एक कंडीशन होगा कि रिजेक्ट किया देन यू विल एक्सेप्ट द सेम नंबर इनवॉइस या सेम वैल्यू। ठीक है, देखते हैं आगे चल के इसको जब यूज करेंगे तब आएगा। करेक्ट, वी हैव टू ट्रस्ट द सॉफ्टवेयर। जब हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं वी हैव टू ट्रस्ट द सॉफ्टवेयर। आइए अब इसमें आते हैं। एज ए रिसिपिएंट टैक्स पेयर हाउ टू रिवर्स ITC ऑफ रॉन्गली रिजेक्टेड क्रेडिट नोट इन IMS एज द corresponding 3B has already been filed. In such cases, recipient can request the concerned supplier to furnish the same credit note without any change in the same return period 1A or in amendment table of the subsequent period 1F. Now, recipient can reverse the availed ITC based on the amended CN by accepting the CN on IMS. Same कुछ सब कुछ सेम चल रहा है। Hence, the recipient ITC will get reduced with complete amended value as soon as the recipient recomputes 2B on IMS. The reduced value is same as that of the value of original credit note, as in case the complete original credit note was rejected by the recipient. इसमें कोई डाउट नहीं है, वैसे ही चलेगा जैसे इनवॉइस का चल रहा है। अब यहां आते हैं। If any original credit note was rejected by the recipient and the supplier furnishes the same credit note in 1A of the same tax period in this, then what impact it will have on supplier's liability? यही important है। At first instance, the supplier's liability will be added back in the open 3B return.
Okay, because of original credit note rejection by the recipient. However, as the supplier furnishes the same credit note in 1A. अब देखिए ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है, पता है ना आपको क्यों रिजेक्ट हो रहा है? Because of at the first instance supplier liability will be added back in the open 3B return because of section 15 subsection 3 और 15 subsection 3 में मैंने आपको बताया था ITC as is attributable to the discount on the basis of the document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply. जब तक recipient उस ITC को रिवर्स नहीं करेगा तब तक सप्लायर की लायबिलिटी कम नहीं होगी। तो उन्होंने ऐसा बना भी दिया इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे रिसिपिएंट ने रिजेक्ट किया सप्लायर की लायबिलिटी डिक्रीज हुई ही नहीं, वो फिर से बढ़ गई बिकॉज ऑफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्शन बाय द रिसिपिएंट। However, as the supplier furnishes the same credit note in 1A of the same tax period or the amendment table of this in any subsequent period, supplier liability for this amendment will get reduced again corresponding to the value of amended CN. Thus, net effect on liability of supplier will only be once. दो बार कम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार कम होगा। पहली बार रिजेक्ट किया तो ऐड हो गया, जब दूसरी बार ऐड करके उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कम हो जाएगा। इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सर 1A मान लीजिए सर 1A सेम मन में करता है 1A, तो 1A का जो होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है अगले मंथ में। ऐसा करता हूं मैं एक बार है ना, फिर से इसको लिखता हूं। कोई बात नहीं सर, और सर रिसिपिएंट भी नेक्स्ट मंथ में ही फिर उसका इफेक्ट पड़ेगा यस रिसिपिएंट पर भी। करेक्ट, होगा 11 में 14 में 20 में। अब देखिए क्या हुआ होगा, जो भी कहानी है 1 फाइल करने के बाद ही होगी ना। हाँ 14 तक उसको 11 मई में उसको यहां पर रिजेक्ट करता है, मान लीजिए यस सर सप्लायर का 3B मान लीजिए 100 रुपए की लायबिलिटी है, सप्लायर ने यहां पर कितना दिखलाया होगा 0, एक इनवॉइस 100 रुपए की और क्रेडिट नोट 100 रुपए का, करेक्ट है। अब सर यहाँ पे उसने रिजेक्ट किया रिसिपिएंट ने, रुकिए, हाँ वही कह रहा हूं, 3 इसने रिजेक्ट कर दिया। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. तो अब यहाँ पर सप्लायर ने ओरिजिनली जो लायबिलिटी दिखलाई होगी 0 दिखलाई होगी, 100 माइनस 100 0। नहीं पर मैं बोलता हूँ ना सर 1 मिनट, उसमें इंटरफेयर करता हूँ इसलिए क्योंकि 14 इसने क्या किया सेम पीरियड में 1A फाइल कर दिया सप्लायर ने। जिनेश जी एक मिनट मुझे दे दीजिए, मैं वहीं आ जाऊंगा जहां पर आना चाह रहे हैं। ओके, इनवॉइस 100 रुपया, क्रेडिट नोट 100 रुपया का, लायबिलिटी 0, सप्लायर की ओरिजिनल 3B में 0 है, मान लीजिए 3B 1 में 0 है, करेक्ट। अब जैसे ही इस रिसिपिएंट ने इस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट किया, किसको रिजेक्ट किया? क्रेडिट नोट को रिजेक्ट किया, इसकी 3B जो दूसरी बनेगी वो 100 रुपए की बनेगी। हेलो, ये क्रेडिट नोट का इफेक्ट मिलेगा ही नहीं इसको, बराबर है, वो तो बढ़ जाएगा। अब कहानी ये हुई, अब इसको रिसिपिएंट ने रिक्वेस्ट किया यहां पर सप्लायर को कि मैंने गलती से रिजेक्ट कर दिया, दोबारा अपलोड करो। कहां अपलोड करेगा वो? यहां पर 1A में। हेलो, 1A में ही करेगा ना? अरे हाँ सर, 1A में करेगा पहले तो, अगर उसका बिफोर 25 है तो 1A में कर देगा रिजेक्ट। 1A में वो दोबारा क्रेडिट नोट अपलोड मार रहा है। जैसे ही ये दोबारा अपलोड मारेगा वही क्रेडिट नोट, इसका एक तीसरा 3B बनेगा और इसमें लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0। अब लेकिन रिसिपिएंट को ये जो क्रेडिट नोट है ये इसका ITC वो रिवर्स कर पाएगा जून महीने में ही। एग्जैक्टली सेम मंथ में रिवर्स नहीं कर पाएगा, उम्मीद तो यही है। हाँ, पोर्टल वर्सेस एक्ट, पोर्टल वर्सेस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नहीं ठीक है, आपस की लड़ाई सर बढ़ गई। हाँ देखिए, ये GSTR 1, 2, 3 जो शुरुआत में ये लोग लेके आने की कोशिश कर रहे थे वो दोबारा आ रहा है IMS के रूप में और तरह तरह के बट लिमिटेड पावर के साथ। हाँ, लिमिटेड को तो ये कभी सफल नहीं होगा। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पूरा IMS में आप भूल जाइए इनवॉइस को एक्सेप्ट करना, भूल ही जाइए आप।
सिर्फ क्योंकि क्रेडिट नोट, नहीं सिर्फ सर, क्रेडिट नोट का ध्यान रखिए, सिर्फ सर क्रेडिट नोट दिक्कत का। क्या हो रहा है, कुछ कोयले वाले हैं, कुछ सीमेंट वाले हैं, इतने बदमाश हैं, हमको माल उन्होंने नहीं बेचा है आपको माल नहीं बेचा है ना, लेकिन हमारे आईएमएस पे सारी इनवाइस लोड कर दे रहे हैं। इस महीने मैंने 89 लाख के इनवाइस रिजेक्ट किए हैं, अरे बाप रे बाप। और सारा का सारा मेरे पे उसने चढ़ा दिया। और आपने जैसे रिजेक्ट किया, उसकी लायबिलिटी हाँ। तो कम नहीं होगी सप्लायर की, वो तो एज इट इज रहेगी। वो जाने, वो भोगेगा। मैंने तो जानबूझ के रिजेक्ट किया कि उसको दंड मिले। नहीं, क्रेडिट नोट रिजेक्ट किया तो फिर अब उसका सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपने आईएमएस तो रिजेक्ट कर दिया, बट ईबे बिल आपका खड़ा है। अच्छा अच्छा। दिक्कत तो ये है। अब उसके लिए रजिस्टर्ड डाक से डिपार्टमेंट को और को मैंने कहा भैया लिख के भेजो। ये एक अच्छा पॉइंट है, ईवे बिल खड़ा, आपने यह रिजेक्ट कर दिया, ईवे ईवे बिल बिल तो रिजेक्ट खड़ा नहीं है। किया, ईवे बिल ईबे बिल रिजेक्ट कहाँ नहीं रिजेक्ट किया। होगा, उसका तो टाइम लिमिट है ना भाई, 72 ईवे घंटे बिल मेरे इनवॉइस पास दोनों है। पर दिखाई देगा, हाँ जी, ई इनवॉइस पर भी दिखाई दे, ई इनवॉइस पर भी शो करेगा। हाँ ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरा केस ई, ये है कि ऐसा है। एक बात बताइए, ई इनवॉइस जनरेट हो गया, ये कह रहा है दोबारा वही सब चीज अपलोड कर दो, तो क्या दोबारा ई इनवॉइस तो नहीं होगा ना, वो सिर्फ उसके डेटा वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे। सर वो नंबर कैसे एक्सेप्ट करेगा जो एक बार एक्सेप्ट हो चुका है? ई इनवॉइस नहीं लेगा सर। मैनुअल इनवॉइस भी नहीं लेगा सेम नंबर का, ना ना। जब तक अरे आगे पीछे कोई अफिक्स सफिक्स ना जोड़ा जाए। ट्रस्ट द सॉफ्टवेयर, मैं बार बार बोल रहा हूं, सॉफ्टवेयर में ऐसा एक्सेप्शन क्रिएट किया होगा कि आईएमएस में रिजेक्शन के वक्त दे विल टेक द सेम वैल्यू एज इट इज सेम वैल्यू। अब तो वो अमेंडमेंट भी GSTR 1 में बंद करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जो करना है GSTR 1A में अब आपको करना है। अच्छा, ये कहां से आ रहा है? नहीं, 3B को ना सर नहीं फ्रीज करने का। नहीं, GSTR 1 में जो अगले महीने जो हम लोग अमेंड करते थे, अगले महीने अमेंड कर लेते थे। नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे बंद अभी, ये अगर एडवाइजरी फिर क्यों आई? हिंदी में 3.1 को फ्रीज कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं, ये बड़े 3B एक अलग मैटर जो है। डाटा 1 या 1 से आता है। अब उन्होंने ये कहा है कि अब जो भी अमेंडमेंट करना है थ्रू GSTR 1A से ही अब होगा, हाँ वही तो। यानी अमेंडमेंट को वो समाप्त कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं, तो सर नवंबर तक का मतलब क्या रह जाएगा? ये ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अमेंडमेंट नवंबर समाप्त अगर नहीं हो रहा है, सर दिक्कत अमेंडमेंट ये है, समाप्त नहीं हो रहा है। नहीं दिक्कत तो ठीक है, मुझे ये बताइए IMS क्या एक्ट में कहीं लिखा है क्या? मैं दिखला देता हूँ आपको। यार IMS, अच्छा अच्छा, आईएमएस को मैं एक्ट में दिखलाता हूँ, रुकिए। हाँ ये अच्छा पूछ लिया आपने मुझे। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर इसके रिलेटेड मेरा एक डाउट है। ये जो आईएमएस सॉफ्टवेयर में रॉन्गली हमने एक्सेप्ट करना नहीं हो पाया एक महीने में, तो हाँ, अभी उसको वी हैव टू आस्क द सप्लायर टू रीअपलोड, और कुछ वया मीडिया है क्या सर इसके? नहीं नहीं, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फोन से बोलना पड़ेगा कि री अपलोड करें आप। बट वो ई इनवॉइसिंग वगैरह हो गया है, फिर से वो हाँ, उसके कैसे बावजूद, करेंगे? हाँ वही आयरन ये सब तो नजर आता ही है, आयरन को कॉपी पेस्ट करके अपलोड मार दीजिए। आयरन मतलब सर? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, वही ई इनवॉइस का जो नंबर होता है, क्यूआर कोड। IRN। ओके ओके, हाँ हाँ। अच्छा, सेक्शन 38 कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड आईटीसी, सबसेक्शन 2 द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 shall consist of details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be availed to the recipient। ये भी पढ़िए अब आप। Details of supply in respect of which credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient, including on account of the details of the said supply being furnished under section this by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed। ये देख रहे हैं, इसका रूल्स नहीं आ रहे हैं, आए हैं, ये आईएमएस इसी से जनरेट हो रहा है, याद रखिएगा। by any registered person who has defaulted in prescribed, ठीक है, वो प्रिस्क्राइब सब लिख रहा है। 16(2) में स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख रखा है कि जो भी 2B से जो भी रिफ्लेक्ट होगा वही क्रेडिट आपको लेना है। 16(2) में लिख रखा है। ठीक है, तो फिर वो कैसे कह देंगे वो प्रिस्क्राइब्ड IMS है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने ये एक्ट में है, और जब जैसे ये आईएमएस प्रिस्क्राइब्ड हो जाएगा तो वो इस, क्योंकि अभी रूल्स आए नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन इन्होंने तो हर जगह कंपलसरी चीजें कर रखी हैं पोर्टल पर, बिना उसके कुछ करेंगे नहीं। हाँ, पोर्टल तो लॉ के विपरीत जा ही रहा है कई जगह। वही मैं कह रहा हूँ कि हर जगह तो वही कर रखे हैं।
एक तरफ आप लिख रखे हैं कि GSTR2 में जो रिफ्लेक्ट होगा वो आपको लेना है, दूसरी तरफ आप तमाशा खड़ा कर रखेंगे थ्रू IMS है ये तो है ही। फिर जो 3B बनता है वो नेट ऑफ बनता है, यानी टोटल इनवॉइस माइनस क्रेडिट नोट प्लस डेबिट नोट, वही हम नेट ITC क्लेम कर रहे हैं। अब आप हमसे कह रहे हैं, वहां लिख रखे हैं कि अब आप क्रेडिट नोट को अब आपको मांगना है कि उन्होंने रिवर्स कर दिया या नहीं कर दिया। अरे जब 3B आपका नेट ऑफ पे बन रहा है तो आप हमसे क्यों मांगेंगे? वो तो तब मांगते जब 2B में नेट ऑफ नहीं तैयार होता। वो पिछले का मांगते हैं राजेश जी। अरे वो तो इधर की भी चर्चा हो रही है, अभी तो पिछले की बात बचाई कहाँ है? 17, 16, 17, 18 नहीं 16, 17, 18 नहीं, में 17, चला गया। 18 खत्म, 18, 19 खत्म, बचाई कहाँ है? अब वो 18, 19 से मांग रहे हैं, अबे तो अभी भी बना के दिया है। 18, 19 में कहाँ से मांग लेंगे? वो भी तो टाइम खत्म हो गई। नहीं नहीं, वो मांग रहे हैं ना सारे के सारे डिटेल, 17, 18 से सारे रिटर्न क्यों मांग रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसका टाइम खत्म हो गया उसका वो क्यों मांग रहे हैं? डिपार्टमेंट वाले नहीं, जिन लोगों का गाड़ी फंसा हुआ है वो सप्लायर वाले वो मांग रहे हैं सारे के सारे। सर आप ही बताइए, जिसका टाइमलाइन समाप्त हो गया ऑर्डर का, उसको मांग के करेंगे क्या? क्या पता, एक अफसर, तरह तरह के अफसर है, तरह तरह के कंसल्टेंट भी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ऑडिट में अभी 17, 18 नहीं छोड़ रहे, इन्फोर्समेंट वाले आ जाएंगे 17, 18 से भी वो चला रहे हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट दीजिए। 17, 18 से इन्फोर्समेंट वाले ले भी जाए तो क्या कर लेंगे? मुझको ये बताइए रवि नारायण, क्या ऑर्डर पास कर देंगे? पोर्टल से सर डेटा भी तो हट रहा है 17, 18 वो स्वयं से कुछ जोड़ के कर देते हैं। नहीं कर सकते, आगे नहीं कर जाके सकते। कुछ आगे जाके नहीं, कुछ होगा। लिमिटेशन पीरियड राजेश जी होगा ना सर। क्या करेंगे? देखिए 17, 18 का डेटा लेंगे, सारा का बोलेंगे नहीं नहीं 18, 19 का डेटा है, क्या कर लेंगे आप? सर मैं तो फिर लड़ते रहिए। मेरे पास तो एक केस आया ही है, ऑर्डर अपलोड हुआ है जब ड्यू डेट बीत गई है उसके बाद हाँ, पोर्टल पे, तो वो ऑर्डर वैलिड थोड़ी है, वो तो उड़ जाएगा। नहीं वो अभी तो उनका पोर्टल में सब है, फिर भी ऑर्डर कर रहे हैं। वो कुछ मनमानी किसी का तो देखिए रवि नारायण जी, मनमानी का तो कोई अंत नहीं है। अगर कोई भी टैक्स कंसल्टेंट दे रहा तो गलत दे रहा। अफसर लोग ना लॉ को सुनते हैं ना किसी को सुनते हैं, वो अपना मनमानी करते हैं। जब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगा उनका, तब तक वो ऐसा करेंगे। सर इन लोगों को रूल नहीं कुछ पता नहीं होता, अफसर लोगों को बहुत। क्या क्या? अरे सर इनको कानून भी पता नहीं रहता है। हमारे मऊ में अफसर है, तो उनसे ऑर्डर कराना था सर, तो कह रहे देखिए हमको कानून समझ में नहीं था, हमको बस 1-2 हजार रुपया दे, ऑर्डर ले जाइए। सर मैं पहली बार गया उनके वहाँ ऑर्डर गया, तो मैं कानून रूल के हिसाब से बात करने लगा तो कुछ नहीं रिस्पॉन्स। दोबारा जब गया तो मैं समझ गया कि इनको क्या चाहिए, तो दोबारा गया तो कहने देखिए वकील साहब, कानून हमसे मत बात करिए, हमारा ही कहना, हम यहाँ कमाने आए हैं, 2000 रुपया दीजिए, ऑर्डर ले जाइए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। गांधी जी को पसंद करते ऐसे लोग हैं सर। चलिए, कल भी मिला जाए क्या? कल संडे है सर, कल संडे छोड़ देते हैं। कल संडे छोड़ो सर। 96-10 वाला रह गया, हाँ, 96। मंडे करते हैं, डिस्कशन वाले में करेंगे, है ना? सर जरा संभल के रहना पड़ेगा 96-10 में जब सर, लोग आते हैं। हाँ, संभल के क्यों रहना पड़ेगा? बाकी सब लोग रहते हैं ना, ऐसी ओपनली बात नहीं होती सब सर की। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 96 आज डिस्कशन ग्रुप में होना था ना क्लास? ग्रुप में नहीं ना है, लिटिगेशन ग्रुप में है। आज लिटिगेशन में है सर। सर आज डिस्कशन में क्लास होना था ना? हाँ होना आज discussion में। दातार साहब को जो सम्मन भेजा गया था उस पर कुछ एडवाइजरी उन्होंने जारी की है। राजेश जी, दो सीनियर एडवोकेट को भेजा गया है। उसको आप एक बार डाउनलोड करिए, मैं व्हाट्सएप पे है। मैं भेज दिया हूँ व्हाट्सएप पे। अरे सुनिए ना, उसको बाद में। सरफराज जी आप सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर एक टैक्स पेयर है ना, उसका 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन था। एक फर्स्ट फ्लोर, एक भूतल वाला, तो दोनों में अलग अलग था। तो इसलिए उसने क्या किया ना कि ऊपर वाला ना दे दिया बैंक को किराए पर। अब वो कह रहा है ना कि हमारा जो नीचे वाला है उसी में हमारा 2 पार्ट करके दोनों का दिखा दीजिए हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है सर तो हम उससे पूछे कि स्टाफ को कैसे अलग अलग करोगे? सब कह रहा है कि उसी में मिक्स करके रखेंगे हम। तो सब तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो क्या सर स्टाफ इधर उधर दोनों आपस में मिला हुआ रहेगा ना? फिर क्या दिक्कत है? कर दिया जाए। और क्या, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब कोई लॉ की पाबंदी है क्या? हाँ नहीं है, लेकिन कहीं क्योंकि यहाँ पर ना कई जगह SIB वगैरह हो चुका है अपने यहाँ। हाँ तो उसको ये बता दीजिए, दीजिए, पता लगा ए के पास रेड होने आए और आप भी लपेटे में आ सकते हैं, ये बता जरूर दीजिए बस।
रोक थोड़ी है। हाँ, रोक नहीं है, ये तो मालूम है सर कि हाँ हम लोग कुछ भी ऐड करवा दें वो तो अप्रूव हो ही जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए फिर मंडे मिलते हैं। ठीक है सर, ओके। ओके, बाय बाय। बुक्स का सब क्लियर हो गया सर? बुक्स सब लोगों का ने अभी भेज दिया देखिए था? कवर पेज बनने दे दिया है, उसका डिटेल आ जाएगा। और जो कोरिजेंडम सरफराज जी ने भेजा था उसको भी हमने बुक में अमेंड कर दिया है, और वो भी हो जाएगा। और हम जो हमारी किताब है उसमें हम लोग एक टेक्नोलॉजी हमें मिली है, और वो टेक्नोलॉजी जो ई बुक वाली में सर्च फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा, वो आ गई। हाँ, तो मेरी किताब जिसमें सर्च फैसिलिटी होगी, डाउनलोड नहीं होगी, प्रिंट नहीं होगी, लेकिन सर्च होने के कारण वो ई बुक अच्छे से आप मतलब यूज कर पाएंगे, बार बार फिर हार्ड कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्च फैसिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, नहीं तो किस पेज में क्या लिखा था पता ही नहीं लग रहा था। तो ये भी हम लोग जीएसटी और इस ई बुक को हम लोग सोच रहे हैं जीएसटी मैजिक में डालेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, आज उस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, फिर करेंगे हम लोग। एक टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत पहले वो जो बुक्स लिखे थे हाँ आपके जो मित्र थे पुनीत जी, हाँ हाँ, उसमें जो शुरू में साल में जो उन्होंने बनाई थी सीडी या ई बुक, वो उसमें तो काम, सर्च के ऑप्शन थे। हाँ, लेकिन उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था ना। अब इसमें जो हम लोग टेक्नोलॉजी ढूंढे हैं कि उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन वो चीज बहुत अच्छी थी सर। लेकिन सर वो उन्होंने बंद कर दिया है क्या? हाँ, बंद कर दिए। जो अमेरिका रहते हैं, मैंने एक बार फोन किया था, वो यूएस हूँ ऐसा बोल रहे थे। हाँ, जाते रहते, उनका बेटा वहां है ना। हाँ, तो वो वाला ट्रैक चला गया उनका पूरा बुक पे। नहीं नहीं, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो दूसरे बुक पे काम कर रहे हैं। अच्छा, विपिन जी हैं? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर, अच्छा। ओके, नमस्ते, बाय बाय। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.